हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो कल हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, जिसमें हमने मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके बारे में जाना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाना। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी ऐसे नाम से ही लग रहा होगा, इक्वलिटी मतलब कुछ मैट्रिसेज हमारे क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं नहीं हैं, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कोई मैट्रिक्स, सपोज ए है, जो कि हमारा 1 2 3 4 है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर 2×2। एक दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी। इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 5। ये भी मैट्रिक्स है 2×2 का। तो जब हम मैट्रिक्स में इक्वलिटी की बात करते हैं तो मैट्रिक्स ए और बी, जैसे यहाँ पे है, ए इक्वल होगा बी के कब, जब हमारे ये इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होंगे किसके, इंडिविजुअल मैट्रिक्स ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम बात करें इस एलिमेंट की, तो ये क्या हमारा A11 हो गया, ये क्या हो गया हमारा A12 हो गया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने पहले बताया था, ये पहला वाला जो होता है क्या होता है, रो होता है, दूसरा वाला कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यहाँ सिमिलरली पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। ऐसे हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, दूसरा रो है, दूसरा रो और पहला कॉलम। इसकी बात करें ये क्या हो गया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ऐसे ही हम मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो ये क्या हो गया, पहला रो और पहला कॉलम। इसकी बात करें क्या हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या हो गया, दूसरा रो और पहला कॉलम। ये क्या हो गया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, ए आई जे इक्वल होगा बी आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम आई जे की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, मान लेते हैं हमारा आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 1 है, तो इस केस में पहले ए मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट क्या है, 1 है। ऐसे ही हमारा इक्वल है, देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी की बात अगर करते हैं तो इसका भी पहला एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1, इसके एलिमेंट मैट्रिक्स ए और बी के इक्वल है। ऐसे ही हम अगर बात करें, जैसे आई हमारा 1 लेते हैं और जे हमारा क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इस केस में क्या हो गया, ए हमारा 1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये इक्वल टू किसके हैं, 2 के। ठीक है। ऐसे ही हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो मैट्रिक्स बी में भी हम देख सकते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, मतलब ये इक्वल है B12 के। ऐसे ही हम अगर बात करें, जैसे आई हमारा लेते हैं अब 2 और जे लेते हैं हमारा क्या, 1। इस केस में क्या हो गया, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट A21 इसके इक्वल है, A21 हम देख सकते हैं ऊपर 3 के इक्वल है। और अगर हम मैट्रिक्स बी में बात करें T1 एलिमेंट की, तो वो क्या है, वो भी 3 के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीन केसेस में हमारा क्या हो रहा है, मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आई को हम ले लेते हैं 2 और जे को ले लेते हैं 2। तो इस केस में क्या होगा, हम देखते हैं A22 जो किसके इक्वल है, 4 के। और हम यहाँ देख सकते हैं अगर मैट्रिक्स बी की बात करें, ये जो है क्या है, 4 के इक्वल नहीं है। B22 किसके इक्वल है, 5 के। तो हम देख सकते हैं, हालांकि इसके 3 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए और बी के सिमिलर हैं, लेकिन चौथा एलिमेंट हमारा सिमिलर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ए और मैट्रिक्स के बी के इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस है, कि फॉर एवरी
आई एंड जे वैल्यू, हम ये कहेंगे कि आई और जे की हर एक वैल्यू के लिए हमारा दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। और आई जे क्या हो सकता है, आई जे की वैल्यू हमने पहले कहा था, आई क्या होता है, रो नंबर को बताता है, जे कॉलम नंबर को बताते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पहले मैट्रिक्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेके 2 तक हो सकती है। ऐसे ही कॉलम भी 2 हैं तो जे की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 1 से लेके 1 to 2 हो सकती है। तो हमने यहाँ देखा एक एग्जांपल लिया जिसमें ए बी के इक्वल नहीं है। और एक चीज़ और हम जान लेते हैं, ए और मैट्रिक्स में इक्वलिटी चेक करने से पहले हम, वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होने की पहली कंडीशन क्या है, दोनों के ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के वो इक्वल होंगे। हम देख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। अगर हमें दे दिया होता कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x2 है, कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2x3 है, अगर हमें एलिमेंट अब इस मैट्रिक्स के नहीं भी पता हो तब भी हम ऑर्डर देख के कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है। क्योंकि सबसे पहला कंडीशन क्या है ए और बी के इक्वल होने का, कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपको दिया होता कहीं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x3 है और कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी 2x3 है, तो ये मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो सकते हैं। किस केस में इक्वल होंगे, जो हमने यही वाली कंडीशन बात करी कि फॉर एवरी आई एंड जे वैल्यू एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे। तो ये हो गई इक्वलिटी की मैट्रिक्स की बात। अब हम बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स ए है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रो क्या है, 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2 और 3। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब हम एक मैट्रिक्स दूसरा बी लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारा क्या है, 3 0 5 4 1 2। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हम देख सकते हैं क्या है, 2/3। अब हमें मान लीजिए सपोज हमें क्या करना है, ए को बी में ऐड करना है, ए इक्वल टू बी, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स एडिशन में हम जैसे इक्वलिटी में हमने बात की थी कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स के। तो ऐसी एडिशन में क्या होता है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे हमारा इस मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट है A11, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A12 है मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट, उसको हम किससे ऐड करेंगे, B12 से ऐड करेंगे। ऐसे ही हमारा सिमिलरली हमारा आप देख सकते हैं कि A13 है, ये B13 है, तो क्या होगा, A13 B13 में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये क्या है, A21, ऐसे ही हमारा क्या है, B21। तो हम एडिशन की बात करें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, AIJ प्लस BIJ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ I एंड J। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को हम सम करेंगे। अब इसमें भी हम देख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसकी हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी 2/3 है। अगर हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स के डिफरेंट है उस केस में हम मैट्रिक्स एडिशन नहीं फाइंड कर सकते। अब हम जैसे इसको देख लेते हैं, इसका सम क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम ऐसे देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा कर देता हूँ। 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। A12 और B12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A13 और B13 कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा B21 और A21 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही B22 और A22 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा,
8 हो जाए। तो ये क्या आ गया, मैट्रिक्स A प्लस बी। अब हम देख सकते हैं इसका भी ऑर्डर सेम होगा। तो जो सम मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ऑर्डर है वही होगा जो सम वाला मैट्रिक्स है उसका भी। तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन। अब मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में दो हमारी प्रॉपर्टीज आती है, एक आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, तो कम्यूटेटिव जो है ये हमारा वर्ड एक कम्यूट से आया, जिसका मतलब क्या होता है, मूव करने से। अब सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम चेंज कर दें। यहाँ जैसे हमारा अभी फिलहाल हमारे पास जो ही हम मैट्रिक्स के एग्जांपल समझते हैं, जैसे ए को बी में ऐड करें या हम बी मैट्रिक्स में ए को ऐड करें, तो ये क्या होता है, सिमिलर आएंगे। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है, हमारा मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें मैट्रिक्स को, तो उससे हमारा जो सम मैट्रिक्स है उसमें कोई फर्क नहीं आया। जैसे हम यहाँ दो मैट्रिक्स की बात करी हमने, हमारे पास मान लीजिए कोई तीन मैट्रिक्स होते हैं, ए प्लस ए बी और सी। अगर मान लीजिए हमें कुछ इस तरीके से ऐड करना है, ए को बी में ऐड करा फिर सी में ऐड करा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं, बी को सी में ऐड कर देते हैं और फिर ए को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गया, हम देख सकते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम पहले बी में सी में ऐड करा, यहाँ पहले ए को बी में ऐड करा था फिर सी में ऐड करा था, ये दोनों इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब हम अगर मूव करते हैं मैट्रिक्स को एक दूसरे के पोजीशन से, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स एडिशन। तो ये होगी कम्यूटेटिव लॉ की बात। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है, एक तरह से हम कहेंगे ये क्या करता है कि जैसे कि हम इसको एग्जांपल समझते, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, कोई बी है, कोई सी है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमने क्या करा, बी और सी को ऐड करा और फिर ए में ऐड कर दा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या करा, बी को सी के साथ एसोसिएट कर दिया और हम इसका सम निकाल रहे हैं, फिर ए में जोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं, बी को ए के साथ एसोसिएट कर देते हैं, फिर उसके बाद सम क्या करते हैं, सी करते हैं। तो ये क्या कहता है, मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि बी को हम सी के साथ जोड़ रहे हैं और फिर हम ए में ला रहे हैं, इसमें हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो रहा है, हमारा पोजीशन चेंज कर देना मैट्रिक्स का। मान लीजिए ए को बी में ऐड करा, यहाँ बी को ए में ऐड करा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, इसका कुछ यूज क्या है, इसका यूज ये है कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करने के कारण हमारा मैट्रिक्स एडिशन जो है, इसमें हम पैरेललिज्म को फॉलो कर सकते हैं। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है, जनरली आजकल पैरेललिज्म, आजकल नहीं मतलब ये पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्या है, ये आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह में जनरली हम देखते हैं। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करता है। मतलब कहने का मतलब आप जनरली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हैं पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि पैरेलली दो चीज़ों पे काम चल रहा है। जैसे कि हम मान लीजिए, आपको यहाँ पे हमने तीन मैट्रिक्स की बात करी, हमारे पास मान लीजिए सपोज हमारे पास चार मैट्रिक्स होते हैं, ए बी सी डी। तो हो पैरेललिज्म क्या कहता है कि पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, ए बी को इधर ऐड कर लिया हमने, और ऐसे ही हमने यहाँ क्या कर लिया, पैरेलली सी और डी को ऐड कर लिया। तो हम कहेंगे एक यूनिट टाइम में हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी भी फाइंड हो गया और सी प्लस डी भी फाइंड हो गया। फिर हम बाद में इनको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा 2 यूनिट ऑफ टाइम में हमारा क्या हो गया, अगर हम दो लेवल ऑफ पैरेललिज्म की बात करते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 यूनिट ऑफ टाइम में हमारा ए बी प्लस सी प्लस डी कंप्यूट कर देगा। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा जनरली हमने दो चीज़ें सीखें। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ऑर्डर चेंज करने से हमारा सम पे फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये हमारा पैरेललिज्म को पैरेललिज्म कह सकते हैं और ग्रुपिंग कह सकते हैं।
तो ये हमारा ग्रुपिंग को फॉलो करता है। तो मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज कर दें या किसी भी तरीके से ग्रुप कर लें तो हमारा सम क्या आएगा, मैट्रिक्स का सेम आएगा, सम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मैट्रिक्स एडिशन से ही रिलेटेड हम कुछ एक आध चीज़ें और पढ़ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में आ जाती है। एक हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है एडिटिव इनवर्स। हम इसके बारे में जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें हम कोई दूसरा मैट्रिक्स सपोज हमें पता है किसी को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ जाए, सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो सिमिलर मैट्रिक्स आने का तो आप बता सकते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी सम में। तो आप गेस कर सकते हैं ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो कोई मैट्रिक्स जो ए है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं हम सपोज फिलहाल एग्जांपल के लिए 2×2 है, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि सम हमारा फॉलो करने के लिए कोई मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2×2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स जो है 2×2 का, ये ए मैट्रिक्स का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम कहेंगे इसका यूज क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का। एडिटिव आइडेंटिटी का यूज क्या हो जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। जैसे अब अगर आप अगर नॉर्मली हम ह्यूमन की बात करेंगे, तो ह्यूमन के लिए आप कहेंगे ये तो क्या बकवास चीज़ है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन यही चीज़ें क्या होता है कंप्यूटर के लिए, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने में काफ़ी मदद करती है, हेल्प करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें हम कोई मैट्रिक्स बी को ऐड कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, -b कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, +b + -b, एक क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है ना। तो कंप्यूटर जनरली क्या करता है कि ऐसे तो आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे b और -b ये जीरो हो गया, ये हमारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो हर एक इंडिविजुअल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मान लीजिए वो पहले क्या करेगा, a को b में जोड़ेगा, तो इसमें भी टाइम लगेगा उसका। फिर उसके बाद b माइनस करेगा, तो ये टाइम अलग हो गया उसका। लेकिन अगर हम चीज़ें देखेंगे, तो अगर हम ग्रुपिंग इस तरह से कुछ कर दें, हम जाने मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या करता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, वो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा देख रहे हैं सिमिलर मैट्रिक्स है, हम इसको एक साथ एसोसिएट कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप कर देंगे तो हम देख सकते हैं इसका रिजल्टेंट सीधा वो फाइंड कर लेगा, रिजल्टेंट फाइंड करेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब उसे कंप्यूटर को ये पता है कि जीरो मैट्रिक्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम ये पता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि उस मैट्रिक्स में अगर वो ऐड कर देंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है बाद में कि ए को जीरो में जोड़ने की। वो सिंपली समझ जाएगा कि ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो इसका ऑपरेशन क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा। उसे बस ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। तो सिमिलर मैट्रिक्स को ग्रुप कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता है एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन। और हम बात करेंगे, जैसे यहाँ एडिशन की बात करें, तो एडिशन भी एक तरह से हमारा क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सब्सट्रैक्शन है। तो सब्सट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का एडिशन है। जैसे b है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, -b को ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिशन हो गया जो कि सब्सट्रैक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या करता है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है कंप्यूटर के लिए। और जैसे हमने यहाँ अब दूसरी प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अभी नीचे देखा है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम ऐड करने पे हमारा क्या जाए रिजल्टेंट, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो b का हमारा अगर कहेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, -b। मतलब एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि किसी मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो वो उसका मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ -b जो है
मैट्रिक्स बी का क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। माइनस बी, अब जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 2 3 -5, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब इसका हमें क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, माइनस बी फाइंड करना है। तो माइनस बी क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ये -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस बी क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये -5 ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस बी। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस बी का मतलब -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स में। तो यहाँ जो मैट्रिक्स में -1 बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी का ये निगेटिव मैट्रिक्स है, निगेटिव मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, बात करते हैं मैट्रिक्स के। तो मल्टीप्लिकेशन में अभी हम जैसे हमने देखा यहाँ पे, अभी पीछे हमने देखा था, क्या देखा था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, एक स्केलर वैल्यू है जिससे हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जैसे हम मैट्रिक्स, हम सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अब इसमें हम किसी स्केलर वैल्यू, मान लिया स्केलर वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिससे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3 5 कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। और अगर मान लीजिए हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम मान लेते हैं के की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब हमें अगर 2a फाइंड करना है, तो हमने पीछे क्या देखा था, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ये वैल्यू जो है स्केलर वैल्यू है, हर मैट्रिक्स के अंदर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2a आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2 दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, और मान लीजिए ये सम है बीच में, और इन दोनों a प्लस बी में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक स्केलर वैल्यू मान लीजिए k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो k क्या होगा, यहाँ पे हम जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो k क्या हो गया, a में भी मल्टीप्लाई होगा, k हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k प्लस k क्या हो गया, b में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, k b के इक्वल हो जाएगा, k प्लस k b। कहने का मतलब ये स्केलर वैल्यू क्या है, वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास a है, इसमें कोई 2 स्केलर वैल्यू है हमारे पास, a प्लस बी मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, 2 स्केलर्स हैं, फर्स्ट स्केलर वैल्यू और कोई एक सेकेंड स्केलर वैल्यू है। तो इस केस में क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये a के इक्वल प्लस b a के इक्वल हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम देख सकते हैं किसी एक स्केलर वैल्यू का हम 2 मैट्रिक्स के सम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर वैल्यू दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होकर प्लस उसके सम को निकालेंगे तो वो इक्वल होगा। ऐसे ही हम 2 स्केलर वैल्यू के सम को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, दूसरे स्केलर वैल्यू को अलग से मल्टीप्लाई करा, और दोनों को हमने जोड़ दिया, उसके इक्वल आ गया। ऐसे ही हम जैसे यहाँ k की बात करी थी, अगर मान लीजिए हमारे पास -k दिया हो, -k है, उसको मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स में, तो कुछ ये किसके इक्वल हो सकता है, हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने माइनस कॉमन ले लिया और मैट्रिक्स k है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। या -1 ये है हमारा, -1 कॉमन ले लिया हमने k से, तो ये क्या होगा, k मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो जाएगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि k स्केलर वैल्यू बाहर निकाल लिया, हम अंदर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, k और -1। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने अभी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की बात की, अब हम क्या करते हैं कि
मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात कर लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में ये हमने एक अभी क्या देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। तो कोई स्केलर वैल्यू अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना तो वो क्या हो गया, मैट्रिक्स के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। इससे हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से पहले थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है। तो हमने मैट्रिक्स का एक अलग इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ए को हम ए आई जे, और मान लेते हैं इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, m क्रॉस n है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है b, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं हमारे पास b आई जे, इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं p क्रॉस q है। तो हमने पहले बता रखा है ये रो है, ये कॉलम है, कितने कॉलम्स हैं, ये पी क्यू को p रोज है, q कॉलम्स है। तो अगर मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है, a b निकालना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा कि नहीं ये देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करने के लिए क्या होगा, हमारा मान लीजिए जैसे हम a में b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में हमें क्या देखना होगा कि a का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जहां यहाँ पे n है, पहले मैट्रिक्स को जिसमें हम दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स का हमें क्या देखना पड़ेगा, दूसरा वाला। पहले मैट्रिक्स का क्या होगा, दूसरा वाला, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स देखने पड़ेंगे, n है। ऐसे ही दूसरे वाले क्या देखना, नंबर ऑफ रो। तो a में b मल्टीप्लाई होने के लिए, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या मतलब डिफाइन होगा, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वल होना चाहिए किसके, जो नंबर ऑफ रोज है दूसरे मैट्रिक्स में उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अगर n p के इक्वल है तभी हम a b फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज a b हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर n इक्वल नहीं होगा p के, तो उस केस में a b नॉट एग्जिस्ट, a b हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे हमारा, अब मान लेते हैं हमारा n p के इक्वल है, अगर हमारा n p के इक्वल है तो a b एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं n हमारा p के इक्वल है, इस केस में a b क्या होगा, a b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, a b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज जो पहले मैट्रिक्स में था, वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, उतने ही होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स जो दूसरे मैट्रिक्स में था, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई करा हमने भी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस q हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फिलहाल हम अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, बाद में प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे इस पे। उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, या जनरलाइज्ड एग्जांपल लेते हैं एक हम। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं अभी सिंपल रखने के लिए चीज़ों को, A11 A12 A21 A22। ऐसे ही हमारा दूसरा मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं, B1 B को B11 B12 B21 B22। अब सपोज मेरे को फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। तो उस केस में क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे हम देख सकते हैं ये 2x2 है मैट्रिक्स, ये भी क्या है 2x2 है। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले में और नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले में इक्वल है। तो कहने का मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स में, पहला मैट्रिक्स है उसमें पहले रो की बात करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में पहले कॉलम की बात करेंगे। तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे जैसे यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में है A11, उसको क्या करेंगे, हम पहले रो को हम क्या करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो को क्या करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके बाकी उसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। जैसे हम देख सकते हैं A11 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जोड़ देंगे क्या, सम निकालेंगे। A12 को B21 से मल्टीप्लाई करके A12 को हम क्या करेंगे,
B21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा कॉलम आ गया, अब यहाँ दूसरा रो तो पहला ही है, तो मतलब पहले रो को हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो पहले रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, A11 को हम क्या करेंगे, किस मल्टीप्लाई करेंगे, B दूसरे के कॉलम से, B12 से, प्लस क्या हो जाएगा, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B22 से, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B22 से। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, A12 को मल्टीप्लाई करें B22 से, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ हमें निकालना है ये वाला एलिमेंट, दूसरे रो का और पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो हम दूसरे रो पे बात आएंगे और पहला कॉलम है तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। तो इसमें क्या होगा, A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B11 से, A21 को B11 से, प्लस ऐसे A22 को B21 से। तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट आएगा। चौथा एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके इसमें दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ भी हम दूसरा रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। हमें जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट फाइंड करना है, अंदर जिसका जो भी नंबर फाइंड करना है, जैसे पहला रो पहला कॉलम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएंगे, पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे। तो अब यहाँ हमें क्या कौन सा फाइंड करना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो हम लेंगे और यहाँ दूसरा कॉलम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे किसमें, A22 को हम B22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 को B22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में भी क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 हैं। तो कहने का मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। ये पहले मैट्रिक्स का रो नंबर और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, ये वाला जो है हमारा ये है और ये है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक जनरल एग्जांपल था 2x2 मैट्रिक्स का। ऐसे ही हम और भी मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि एक और हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर फाइंड करने की, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का Aij मान लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 1:2 है। और हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, Bij, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:1 है। तो अब हमें क्या देखना होता है, मैट्रिक्स अगर हमें ए बी फाइंड करना है, मान लीजिए तो ए बी फाइंड करना है, तो उसके इसमें हम क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ देखेंगे, ये इक्वल है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था, जो 2 रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। तो पहले वाले में एक रो है और दूसरे वाले में एक कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1/1 का हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं हम एक चीज कि ए बी हमने फाइंड करा, और अगर मान लीजिए हमें बी ए फाइंड करना होता, तो बी ए फाइंड करना हो तो हम क्या चेक करते हैं, बी ए फाइंड करने के लिए बी वाले मैट्रिक्स का हम नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं और ए वाले का नंबर ऑफ रो देखते हैं। तो ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। और बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें बी ए मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमें निकालना है तो 2/1 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वल है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ए मैट्रिक्स का, बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं जो बाकी 2 बच जाते हैं वो बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। बी ए रह क्या गया, ये 2, नंबर ऑफ 2 हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो जाएंगे, मतलब बी ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। तो हमने क्या देखा कि ए बी मैट्रिक्स हमें क्या मिला, 1/1 ऑर्डर का मिला, बी ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मिला। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। हम आगे बात करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज में जाएंगे जब मैट्रिक्स की, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। हमने जैसे पहले देखा था ना मैट्रिक्स एडिशन में, ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, ये इक्वल आते थे। मल्टीप्लिकेशन की इसमें ऐसा नहीं, ये नहीं होता। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था अभी मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, हम
कम्यूटेटिव, हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई ए है एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या ने बताया था, एसोसिएटिव का मतलब बताया था ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग और जनरली एसोसिएटिव का मतलब ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग से क्या बेनिफिट मिलता था, हम पैरेलल प्रोसेस कर सकते थे। तो अगर मान लीजिए मैंने बी और सी को एक साथ ग्रुप कर दिया, मतलब पहले हमने क्या करा, बी सी फाइंड कर लिया, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करा, तो ये ग्रुपिंग हो गया एक। और दूसरा ग्रुपिंग क्या हो गया, मान लीजिए जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने सी से मल्टीप्लाई करा, तो ये दूसरा ग्रुपिंग है। पहले ये हम पैरेलली कर रहे हैं, पहले हम बी सी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ए बी फाइंड कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि ऑर्डर इसका सेम है, ए पहले बी फिर सी, ए फिर बी पर सी। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। इस केस में क्या होगा, अगर हम बी को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए में उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्वल किसके होगा, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में हम सी से मल्टीप्लाई करें। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ की बात, हम जैसे यहाँ बात कर रहे थे कम्यूटेटिव, जैसे हमने मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ा था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूट मतलब मूव करना, जैसे ए पहले हम था, ए को बी से मल्टीप्लाई करा, लेकिन बाद में हम क्या कर रहे हैं, बी में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये जरूरी नहीं है इक्वल हो, हमने जैसे पीछे अभी एग्जाम्पल लिया था उसी में हमने देखा था ए बी जरूरी नहीं है बी ए के इक्वल हो। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिविटी को तो फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। हम एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत बार तो ये भी होगा, जैसे हम देखें या बहुत बार हम एक एग्जांपल हमने ये भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है अगर मैट्रिक्स में ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि ए बी आप तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बी ए आप फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। हमने कब एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन, हमने देखा था जैसे हमारे पास मैट्रिक्स एक ए था जिसका ऑर्डर था एम क्रॉस एन, और दूसरा मैट्रिक्स बी था जिसका ऑर्डर क्या था, मान लीजिए पी क्रॉस क्यू था। तो ये मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता था, हमने बताया था कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए अगर नहीं होगा इक्वल तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये भी फाइंड नहीं होगा। अगर मान लीजिए बी ए केस में तो ऐसे आ जाता है एग्जाम, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 1:2 है, कोई मैट्रिक्स आपके पास बी है जिसका ऑर्डर क्या है, मान लेते हैं 2/2 है, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें ए बी हमें फाइंड करना है, पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी अगर फाइंड करना है तो हम क्या देखेंगे, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देखेंगे, हम ये इक्वल है तो मतलब ये ए बी मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और उस मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, जो रह गया वो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब पहले में नंबर ऑफ रो एक और नंबर ऑफ कॉलम दूसरा वाला। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया 1:2। लेकिन हम इस मैट्रिक्स में बात करें, अगर हमें फाइंड करना है बी ए फाइंड करना है तो बी ए में हमें क्या देखना पड़ेगा, अब बी वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, और ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है नंबर ऑफ रो 1, अब ये इक्वल नहीं है, हम देख सकते हैं ये क्या है इक्वल नहीं है, तो बी ए क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा ये भी हो सकता है कि ए बी हमारा निकल जाए और बी ए हम फाइंड ही नहीं कर पाए, और ये भी पॉसिबल है कि बी ए हमारा फाइंड करें तो हमारा इक्वल ना हो, जो कि हमने पीछे अभी एग्जांपल में देखा था, ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं था, जबकि हमने ए बी भी एग्जिस्ट करता था और बी ए भी एग्जिस्ट करता था। तो हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिविटी को तो फॉलो करता है, मतलब पैरेललिज्म हम कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो जरूरी नहीं है करेगा। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं सॉरी अब हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये किसके लिए होता है, ये बस हम होता है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तभी उस केस में उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए ए है, उसमें हम कोई मैट्रिक्स बी ऐसा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक किसको इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बी मैट्रिक्स अगर हम कोई भी किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो सिमिलर मैट्रिक्स चेंज ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स होता है यूनिटी मैट्रिक्स और किस क्या कहते हैं उसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं और इक्वल किसके होते हैं, 1 के। तो इस मैट्रिक्स में मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई मैट्रिक्स 2 3 है और यह 3 4 है, इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल सिमिलर 2 3 और 3 4 के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज क्या होता है, हम जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना होता है तो उस केस में हमारा ये यूज होता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना, उस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, उस तब देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा। अभी बस इतना समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कि ये जो है किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स के नंबर्स एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहता है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।